Hello students, I am Dr. Minu from LBSM College करंडी जमशेदपुर। इस वीडियो लेक्चर इकोलॉजिकल एनाटॉमी में हम लोग आज हेलोफाइट के विषय में डिस्कस करेंगे। ये यूजी सेमेस्टर 2 DSc सेमेस्टर 3 CC 5 NG एंड सेमेस्टर 6 के CC 13 का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ हैबिटेट कंडीशंस। अपने एक स्पेशलाइज हैबिटेट में रहने के लिए एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट अपने फिजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स में जो भी चेंजेस करता है वहाँ पर फेवर होने के लिए उसका ग्रोथ एंड उसका एग्जिस्टेंस, उसे एडेप्टेशंस कहते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स के विषय में पढ़ लिया है। आज हम हेलोफाइट्स के विषय में पढ़ेंगे। अब हेलोफाइट्स क्या है? हेलोफाइट्स आर प्लांट दैट ग्रो इन सेलाइन और मार्शी एरिया नोन एज हेलोफाइट्स। एग्जाम्पल राइजोफोरा। हेलोफाइट्स वैसे प्लांट्स हैं जो एश्यूरीज, डेल्टा, वैसे रीजन जहाँ पर स्वाम्पी एरिया हो या मार्शी एरिया हो और सलाइन हो, यानी सी शोर वाले रीजन में हो, उस वैसे एरियाज में ये प्रेजेंट रहते हैं। इन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। यहाँ मैंने एक मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उसका पिक्स लिया है कि वे जो हेलोफाइटिक प्लांट्स हैं वे किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का आउटर शोर एरिया का ये एक पिक्चर है, जिसमें मैंने यहाँ कुछ राइजोफोरा के प्लांट्स और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो हेलोफाइटिक प्लांट है उन्हें दिखाया है। यहाँ उनके स्टेम और रूट जो होता है, स्टिल्ट रूट को हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारे स्टिल्ट रूट हैं यहाँ। और ये जो सी शोर है, ये सी कोस्ट है, ऐसा एरिया है डेल्टाई एरिया जहाँ पर रिवर मीट एरिया है, रिवर और सी का जहाँ मीटिंग होता है उस जगह पे जो इसका रूट है ये मोस्टली नीचे दलदल, ऊपर जो पानी की सतह में डूबा रहता है। इस एरिया में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है और बहुत ज़्यादा जो एंकर्ड एरिया है वो भी नहीं मिलने की वजह से प्लांट्स जो है वो स्टिल्ट रूट बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बुशी एरिया होता है। ये जो रूट वाला एरिया होता है ये बहुत बुशी होता है, बहुत ज़्यादा टैंगल्ड होता है, वो आपस में उलझा हुआ होता है। ये इनकी विशेषता है। अब आगे हेलोफाइट्स के कुछ और फीचर्स को हम लोग देखेंगे। हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन सेलाइन हैबिटेट, जैसा हमने पहले ही बात करा है। सॉल्ट मार्शेस, alkaline soil, river estuaries, saline ponds near the seashore or in the sandy or heavy soil having excess of salt। जो सेलाइन हैबिटेट है एक्चुअल हर उस एरिया में ये डेवलप हो सकता है जहाँ पर वाटर में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर हो। इन सच हैबिटेट्स द वाटर इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट but due to high osmotic concentration it is physiologically unavailable to the normal plants। इस स्पेशलाइज कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि पानी की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि पानी तो यहाँ भरपूर रहता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है उसकी वजह से उसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स, वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फिजियोलॉजिकली प्लांट नॉर्मल प्लांट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ड्यू टू ऑस्मोसिस ये जो प्लांट्स के सेल्स के अंदर का जो वाटर है, चूँकि सेल्स के अंदर के वाटर कंसंट्रेशन और जो आउटर एरिया है, जो आउटर वाटरी का एरिया है एनवायरनमेंट का, उसके कंसंट्रेशन में आउटर एनवायरनमेंट में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और प्लांट के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से प्लांट में जो वाटर है वो टेंड टू
गो आउटसाइड द सेल, वो हमेशा प्लांट से बाहर की तरफ मूव कर सकता है, जिसकी वजह से प्लांट में डेफिशिएंसी हो सकती है वाटर की। इसकी वजह से ये फिजियोलॉजिकली जो नॉर्मल प्लांट्स है उस वाटर को, सेलाइन वाटर को, वो अपने जो पर्पस है लाइफ साइकिल के उसमें नहीं ले सकते हैं। इस कारण ये एनवायरनमेंट नॉर्मल प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं होता है। सच कंडीशंस आर सेड टू बी फिजियोलॉजिकली ड्राई बिकॉज नॉर्मल प्लांट्स फेल्स टू एब्जॉर्ब वाटर इन दिस टाइप ऑफ हैबिटेट। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल प्लांट जो है उस वाटर का एब्जॉर्प्शन के बजाय वो लूज़ करने लग जाते हैं वाटर, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं इस सच स्पेशलाइज हैबिटेट में। अंडर सच कंडीशंस दे वेल एडेप्टेड हेलोफाइट ओनली वेल एडेप्टेड हेलोफाइट्स कैन ग्रो। अब इस कंडीशंस में वैसे ही प्लांट इस एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं जो इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को एडेप्ट कर चुके होते हैं। These plants have elaborate structural and physical modifications. अब इन प्लांट्स के पास में होता है बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरीके के फिजिकल और मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चरल होते हैं इसमें। अब अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेलोफाइट्स की बात करें तो फर्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उनके सेल सैप के ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड होता है। अब क्या होता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हेलोफाइट्स जनरली रिमेन्स वेरी हाई। ऑस्मोटिक प्रेशर या सॉल्यूट प्रेशर जो होता है हेलोफाइटिक प्लांट्स का वो बहुत हाई होता है टू मेंटेन सेल टर्जिडिटी एंड सेलाइन मीडियम। अब इसमें होता क्या है, जो हेलोफाइटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर में उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत हाई होगा। क्यों होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई? क्योंकि आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर हम लोग प्लांट को देखते हैं एक सेल के फॉर्म में, क्योंकि प्लांट सभी सेल से बने हुए हैं, तो क्या होगा कि प्लांट के सेल्स के अंदर का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो कम रहता है, और जो एनवायरमेंटल जो वाटर और जिस एरिया में सॉइल और वाटर में जिसमें वो सर्वाइव कर रहे हैं स्वाम्पी एरिया में, वहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और ऑस्मोसिस के रूल के अकॉर्डिंग ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब क्या होगा इसमें कि अब वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, चूँकि बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट का कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो श्योर वहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम होगा। और जो सेल के अंदर का जो पोर्शन है वहाँ पर चूँकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल के अंदर का जो वाटर है वो आउटसाइड मूव करने लगेगा, यानी प्लांट से वाटर आउटसाइड मूव करने लगेगा, और प्लांट जो है उसके सेल्स जो है वो फ्लैजिड हो जाएंगे। अब फ्लैजिड हो जाने का मतलब क्या है, वो प्लांट्स में जो टेंडरनेस बना रहता है, जो एक फ्लैसिड टर्जिड कंडीशन मतलब वाटर फिल्ड कंडीशन की वजह से प्लांट का जो शेप मेंटेन रहता है वो सारा वो लटक जाएगा और झूल जाएगा, यानी वे ड्राई हो जाएंगे। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, और उसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है रुक जाते हैं फ्लैसिड कंडीशंस में और वीक हो जाता है सेल बहुत। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वे अपने टर्जिडिटी को मेंटेन रखें। अब टर्जिडिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा, प्लांट को बहुत सारा वाटर चाहिए होगा, और नॉर्मल से भी ज़्यादा वाटर चाहिए होगा, क्योंकि उनको अपने अंदर का जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करना होगा जो बाहर वाले जो सॉल्ट का जो भी कंसंट्रेशन है उसके बराबर। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर सेल फ्लैसिड हो जाएगा। इसके लिए इसे बार बार बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई रहता है। अब और ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने से वे हमेशा टर्जिड रहते हैं, और टर्जिडिटी उनको मेंटेन करना होता है, इसलिए वे बहुत वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी अलग अलग मैकेनिज्म में अडेप्ट करते हैं। अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें,
अब वाटर को एब्जॉर्ब करने और स्टोर करने के लिए वे अलग अलग मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। अब उसमें अगर कुछ हम लोग बात करें तो फर्स्ट वाटर स्टोरिंग डिवाइसेस। अब हमने जाना उन्हें वाटर क्यों स्टोर करना है। अब वे कुछ डिवाइसेस अपना डेवलप कराएंगे। अब क्या है वे? मोस्ट ऑफ द हेलोफाइट्स हैव डिवाइसेस टू स्टोर वाटर एंड म्यूसिलेज। अब वे बहुत सारा वाटर को स्टोर करने के लिए वे म्यूसिलेज और वाटर के फॉर्म में वे स्टोर करके रखते हैं वाटर को, जैसा हमने जीरोफाइटिक प्लांट्स में भी देखा, क्योंकि इसके बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वो जीरोफाइटिक प्लांट से रिजेंबल करेंगे, सिमिलैरिटी दिखाएंगे। अब फर्स्ट क्या, द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स ऑफ सुएडा म्यूडीफ्लोरा आर एनलार्ज टू स्टोर वाटर। अब कुछ सुएडा म्यूडीफ्लोरा के स्पीशीज़ में ऐसा देखा गया है कि एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो अपने नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि वो वाटर को स्टोर कर सके। इन राइजोफोरा द हाइपोडर्मल सेल्स एंड द ओल्डर लीव्स बिकम्स फ्लेशी टू स्टोर वाटर। अब अगर राइजोफोरा की बात करें तो उसमें हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं वो बड़े हो जाएंगे और कुछ जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो फ्लैशी हो जाते हैं, बाद में अपने में वाटर एंड म्यूसिलेज का कंटेंट अपना बढ़ा लेते हैं। इन सिलिकॉर्निया द स्पेशल स्टोरेज ट्रैकेट्स अकर इन सब एपिडर्मल टिश्यू ऑन द स्टेम। अब जो सिलिकॉर्निया है उसमें कुछ स्टोरेज ट्रैकेट्स डेवलप हो जाते हैं जो कि सब एपिडर्मल रीजन यानी एपिडर्मिस के बिलो जो हाइपोडर्मल रीजन होते हैं उस रीजन में वे इस तरीके का डेवलपमेंट दिखाते हैं। अब अगर कुछ प्लांट्स की बात करें जिनमें ये विशेष तरह के डेवलपमेंट हमें या चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें हमने देखा सुएडा मडीफ्लोरा जो प्लांट्स है, ये चिनोपोडिएसी फैमिली का प्लांट है, जिसमें हम लोग चिनोपोडिएसी को कैसे पहचान सकते हैं, जैसे बथुआ का साग होता है उसी वैरायटी का ये छोटा बूटी के जैसा प्लांट है। दूसरा है सिलिकॉर्निया, ये हमें देखिए ये यूफॉर्बिएसी प्लांट के यूफॉर्बिएसी फैमिली के जैसा है, ये उसी का नहीं है लेकिन उसी के जैसा है। यहाँ हम लोग फ्लैशी स्टेम को देख सकते हैं, लीव्स जो है वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल हैं, लीव्स इसने शेड कर दिया है और जो स्टेम है वो बहुत ही सेकुलेंट हो गया है। सेकुलेंट होने की वजह से इसमें म्यूसिलेज एंड वाटर का स्टोरेज कराता है। थर्ड है राइजोफोरा। राइजोफोरा में देखिए लीव्स जो है बहुत ही शाइनी और फ्लैशी हैं, जिसमें वो बहुत सारा वाटर को स्टोर करके रखता है। अब अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें हम लोग कुछ सॉल्ट एक्सक्रीटिंग डिवाइसेस होते हैं। अब प्लांट्स हैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके अलावे और वाटर तो स्टोरेज करता ही है, लेकिन इसके अलावे भी वाटर जो सॉल्ट है उसके एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटिंग डिवाइसेस को भी प्रमोट करता है उसके डेवलपमेंट को, ताकि अगर उसके बॉडी में एक्सेस सॉल्ट का डिपोजिशन हो गया है तो वे उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्लूड कर सकें, इसलिए वे कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। Some of the helophytes have special devices to excrete extra salt. Such plants are commonly called as crinohelophytes. वैसे हेलोफाइटिक प्लांट्स जो अपने बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं, उसके लिए कुछ उनके पास डिवाइसेस होते हैं। इस टाइप के प्लांट्स को क्राइनोहेलोफाइट्स कहा जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लॉक्स मेरिटीमिया, क्रिसा क्रीटा, स्पार्टिना एंड आर्टिप्लेक्स एक्सेट्रा excrete salt through the special salt or chalk gland by the process of guttation. अब गटेशन का क्या प्रोसेस होता है? व्हाट इज़ गटेशन? गटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब प्लांट के अंदर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लांट में, तो वो क्या करते हैं, वे जितने भी लीव्स के जो पोर्स होते हैं स्टोमेटल और जो टिप वाले रीजन पे स्पेशल कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसकी मदद से वे एक्स्ट्रा वाटर को लूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ओस के बूंदों के जैसा ड्रॉप्स जो है, हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके मार्जिन पे या उसके टिप पे हम लोग देख सकते हैं। इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। यहाँ इसमें मैंने दिखाया है कि जो प्लांट है उसके लीव्स के टिप से किस तरीके से वाटर जो है एक्सक्लूड हो रहा है।
अब ये गटेशन का प्रोसेस यहाँ हेलोफाइट्स में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें वाटर के में डिजॉल्व फॉर्म में सॉल्ट को एक्सक्लूड करना है। तो इस जगह पे जो हेलोफाइट्स होते हैं, जो क्राइनो हेलोफाइट्स होते हैं, वहाँ पर सॉल्ट और चॉक ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिक्स्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में सॉल्ट को भी वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। They are excreting glands. The excreting glands are present on the leaves of Avicennia and Aegitalis. Salt is excreted directly through the epidermis in case of tamarix. किसी केस में वे एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वे सॉल्ट को लूज करते हैं। किसी केस में एक स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिसे सॉल्ट और चॉक ग्लैंड होते हैं, उन्हें कहते हैं सॉरी। अब यहाँ मैंने डायग्राम में राइट साइड कॉर्नर में यहाँ एक डायग्राम यहाँ लगाया है जिसमें सॉल्ट और चॉक ग्लैंड्स जो यहाँ पर देखिए एरो से दिखाया गया है। सॉल्ट और चॉक ग्लैंड को, ये इस तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मल रीजन जो होता है पेलिसेड के ऊपर उस पर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से वे गटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एक्सक्रीट करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन को विथ वाटर। अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ ग्लॉक्स, आर्टिप्लेक्स, क्रेसा, स्पार्टिना इज अ ग्रास एंड एजिटैलिस, ये सभी यहाँ मैंने दिखाया है ताकि आप देख सकें कि प्लांट्स कैसे होते हैं और ये किस टाइप के प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेलोफाइट्स की, तो कुछ जीरोफाइटिक कैरेक्टर मैंने पहले ही बताया है कि ये कुछ जीरोफाइटिक, इनके बहुत सारे कैरेक्टर जीरोफाइटिक प्लांट से मिलते जुलते होते हैं। तो अब देखते हैं वे किस टाइप के जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द हेलोफाइट पोजेस कॉमन जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स सच एज प्रेजेंट ऑफ थिक क्यूटिकल, sunken and protected stomata, epidermal and mucilaginous hairs, well developed palisade and mechanical tissues। ये सभी कैरेक्टर्स हम पहले भी जीरोफाइट में हम लोग पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि बहुत ही जीरोफाइटिक प्लांट में बहुत ज़्यादा थिक क्यूटिकल होता है। तो उसी तरीके से जो हेलोफाइटिक प्लांट है उसके भी जो लीव्स और जो मॉडिफाइड स्टेम वाला एरिया होता है वहाँ पर थिक क्यूटिकल होता है। स्टोमेटा संकेन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लांट में ये पूरा रीजन, ये कितना थिक क्यूटिकल है। यहाँ पे ये एपिडर्मल रीजन है। यहाँ पर ये एपिडर्मल रीजन को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ ये देखिए एपिडर्मिस सेल्स के नीचे ये पूरा थिक क्यूटिकल का लेयर है जो कि जो सब स्टोमेटल रीजन में ये यहाँ पर ब्रेक है। यहाँ स्टोमेटा का पोजीशन देखिए, यहाँ स्टोमेटा का पोजीशन दिखाया गया है। ये कितना संकेन है। यहाँ पर सब स्टोमेटल चेम्बर भी देख सकते हैं। तो ये संकेन स्टोमेटा है एपिडर्मिस सेल्स के नीचे, यहाँ पर बहुत सारा एरिया है। तो इस तरीके से हम लोग संकेन स्टोमेटा का जो पोजीशन है वो देख सकते हैं। इसके अलावे द एपिडर्मल एंड हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ मेनी हेलोफाइट पोजेसेस एंथोसाइनिन्स, टैनिन्स एंड ऑयल्स टू रिड्यूस आइसोलेशन। अब बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, एंथोसाइनिन और टेनिन्स का डिपोजिशन करते हैं। टेनिन्स का डिपोजिशन कहाँ होगा, बार्क वाले रीजन में, ताकि वो बिल्कुल डार्क हो सके जो उनका जो एरिया है, जिसके वजह से वो इंसुलेशन में हेल्प हो पाता है उनका। और दूसरा जो होता है एंथोसाइनिन का डिपोजिशन। एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से जो पर्पल और डीप पिंकिश कलर आता है, जो यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस तरीके का कलर है। उसके अलावा यहाँ पर्पल कलर भी हम लोग देख सकते हैं। तो टैमरिक्स एंड सिलिकॉर्निया का एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिया है एंथोसाइनिन के डिपोजिशन को समझाने के लिए। इस तरीके से हमने जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स जो कि हेलोफाइटिक प्लांट्स भी दिखाते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ब्रीदिंग रूट और न्यूमेटोफोर्स। अब जो कुछ हेलोफाइटिक प्लांट्स हैं वो ब्रीदिंग रूट्स का डेवलपमेंट कराते हैं, जिन्हें हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में ये जो खूंटी के जैसा ये नीचे स्वाम्पी एरिया है, ये पूरा दलदल है। ये नीचे जो सॉइल दिख रहा है ये पूरा स्वाम्पी है और इस एरिया में प्लांट के बेस के पास देखिए यहाँ बहुत सारे खूंटे जैसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे खूंटी होती है उस टाइप के स्ट्रक्चर हैं निकले हुए। ये ब्रीदिंग रूट्स हैं, दैट आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। ये सभी ब्रीदिंग रूट है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने वाले रूट। अब सांस लेने वाले क्यों कहा जा रहा है इनको, आगे हम लोग समझेंगे।
In halophytes growing in the salt marshes or waterlogged soils, मैंग्रोव वेजिटेशन ऑफ द रूट फेल्स टू गेट ऑक्सीजन। अब इस टाइप के ऑक्सीजन का ज़रूरत क्यों है, इस टाइप के रूट्स का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि प्लांट को जो स्वाम्पी एरिया है, स्वाम्प में उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए, इस कारण उन्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वे लेंगे एटमॉस्फेयर से, मतलब अबव द ग्राउंड रीजन से। सच प्लांट डेवलप स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, चूँकि इसका डेवलपमेंट ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटेशन मतलब नीचे की तरफ नहीं होकर करके स्टेम के जैसा ऊपर की तरफ हो रहा है, तो उसे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। पोजेसेस न्यूमेरस लेंटिसेल्स। अब ऐसे जो रूट हैं न्यूमेटोफोर्स, अगर इसके सरफेस पे हम लोग देखते हैं तो ये मान लिया सरफेस है, तो सरफेस पे देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेंटिसेल्स के बारे में हमने पढ़ा कि लेंटिसेल्स क्या होते हैं, वे एक वैसे ओपन एरिया होते हैं, मतलब एक वाइट स्पॉट्स के रूप में वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं न्यूमेटोफोर्स के ऊपर, और उस जगह पर स्पेशलाइज लूज पैरेन्काइमा होता है और वो एब्जॉर्बिंग होते हैं। उनमें जो गैसियस एक्सचेंज के लिए पैसेजेस बने हुए होते हैं, वैसे सेल्स को लेंटिसेल्स कहते हैं। टू एब्जॉर्ब द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब हमने पहले पढ़ा कि लेंटिसेल्स का क्या काम है, गैसेस एक्सचेंज में उनका काम है, जिसकी वजह से वे ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर सकें। और ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, इनमें जो पेरिडर्म का लेयर है वे बहुत ही वेल डेवलप होता है, कॉर्क लेयर वेल डेवलप होता है, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ के इनमें जो थिकनेस है, यहाँ कॉर्क कैम्बियम का जो स्ट्रक्चर है हम लोग वो देख सकते हैं। आगे जब हम लोग एनाटॉमिकल फीचर्स के बारे में न्यूमेटोफोर्स का बात करेंगे, उस समय हम लोग ये सभी फीचर्स को इलेबोरेट करके स्टडी करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एविसेनिया, सोनेरिटा एंड सेरियोप्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और ये एक स्पेशलाइज फीचर है हेलोफाइटिक प्लांट्स के, जो हमें यूजुअली विजुअलाइज हो जाते हैं जहाँ भी हम लोग अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट को विजिट करते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज़ विविपेरी। जो है विविपेरी है, मेनी हेलोफाइट्स पर्टिकुलरली मैंग्रोव प्लांट्स ग्रोइंग इन द लिटोरल स्वैम्प ऑफ सॉल्ट मार्सेस face much difficulty in the germination of their seeds due to high concentration of salt present in water। अब हमने देखा कि चूँकि मार्शी एरिया में जो वाटर का कंटेंट है या स्वाम्प है सॉइल में, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, जिसकी वजह से प्लांट का सिर्फ नॉर्मल डेवलपमेंट ही नहीं मुश्किल होता है, बल्कि उसके आगे सक्सेसिव जो जेनरेशन है उसके ग्रोथ में भी दिक्कत होता है। क्योंकि जो वाटर जो वो एरिया है, सॉइल भी है, वो भी इतना फेवरेबल नहीं होता है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। इनके सीड के जर्मिनेट करने के लिए वो जो सॉइल है वो अनफेवरेबल हो जाता है। अब ये प्लांट क्या करते हैं, अब उन्हें तो ग्रोथ करना ही है और नेक्स्ट सक्सेसिव जेनरेशन को प्रोड्यूस करना ही है, तो वे क्या करते हैं कि इससे एडेप्ट कर लेते हैं थ्रू विविपेरी। अब वे क्या करते हैं, ऐसे डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं जो विविपेरस सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब डिवाइसेस मीन्स क्या, सीड तो फ्रूट से ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अब विविपेरी जो होता है एक ऐसा फेनोमेना है, एक ऐसा क्वालिटी है हेलोफाइटिक प्लांट्स का, या हम लोग बहुत सारे नॉर्मल मेसोफाइट्स में भी किसी में विविपेरी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे टोमेटो वगैरह में भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग हेलोफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विविपेरी इज अ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब कैसा जर्मिनेशन है, बिफोर द फ्रूट शेड फ्रॉम द प्लांट्स। अब ये एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसमें जब फल पेड़ पे लगे रहते हैं, उसी समय पेड़ पे लगे हुए कंडीशन में ही उनके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं बिना ज़मीन पे गिरे हुए। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, इस क्वालिटी को कहते हैं विविपेरी। ऑलरेडी जर्मिनेटेड सीड्स विद द इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल एंड डेवलप रूट फॉल ऑन द सबस्ट्रेटम, और उसके बाद वो ग्रो करेंगे। अब क्या करेंगे, जो जर्मिनेटेड सीड है, मतलब जिसमें ऑलरेडी पहले से हाइपोकोटाइल, यहाँ देखिए यहाँ इतना जो प्लांट है राइजोफोरा का, इसमें सारा इतना लंबा लंबा सारा हाइपोकोटाइल ये ग्रो कर चुका है। हाइपोकोटाइल से क्या बनता है, रूट डेवलप होता है।
तो ये बन चुका है। यहाँ हम लोग फ्रूट देख सकते हैं, फ्रूट पेड़ में लगा हुआ है। अभी इस जो वृक्ष है इसमें फ्रूट लगा ही हुआ है, देखिए यहाँ बहुत क्लियरली विजिबल है। और उस लगे कंडीशन में ही जो हाइपोकोटाइल है ये पूरा लटके हुए पूरा ये डेवलप हो चुके होते हैं। और इसी कंडीशन में ये नीचे मार्सेस में गिरता है और उसके बाद में इसके प्लांट्स जो हैं वो बेबी प्लांट्स जर्मिनेट हो जाते हैं। अब इस कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो राइजोफोरा, एजीसेरस, एजिएटेलिस, सेरियोप्स, कैंडिलिया एंड ब्रूगिएरा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वैसे प्लांट्स के जो विविपेरी दिखाते हैं। ये जो क्वालिटी है इसे विविपेरी, और प्लांट्स को विविपेरस कहते हैं या फ्रूट्स को विविपेरस कहा जाता है। अब चलिए कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ सम हेलोफाइट्स, यानी कुछ स्पेशलाइज हेलोफाइट्स के एनाटॉमिकल फीचर को स्टडी करते हुए हम लोग हेलोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमिकल फीचर्स को समझते हैं। अब पहला जो एग्जांपल है दैट इज टीएस ऑफ स्टेम ऑफ राइजोफोरा म्यूकोरोनेटा। अब राइजोफोरा के जो स्टेम होता है, जो उसका स्टेम होता है, उसके टीएस के बारे में यानी ट्रांसवर्स सेक्शन से हम लोग स्टडी करते हैं उसके कुछ हिस्टोलॉजिकल फीचर्स को। अब एपिडर्मिस ही सिंगल लेयर्ड, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर का बना हुआ एपिडर्मिस है, कंसिस्टिंग ऑफ थिक वॉल्ड स्क्वायरिश सेल्स फिल्ड विथ टेनिन एंड ऑयल। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो एपिडर्मिस है ये जस्ट ब्लैक, यहाँ क्यूटिकल लेयर बहुत ही विजुअलाइज है, देखिए थिक क्यूटिकल है, उसके नीचे स्क्वायर शेप सेल्स से बना हुआ एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस के नीचे 3 से 4 लेयर का हाइपोडर्मिस है। अब एपिडर्मिस जो है हाइपोडर्मल सेल्स की अपेक्षा थोड़ा एनलार्ज है, बड़ा है, और उसके बाद में 2-3 लेयर का बना हुआ हाइपोडर्मल लेयर है जो कि सभी के सभी स्क्वायरिश शेप के सेल्स हैं और वे थिक वॉल्ड सेल्स हैं, इसलिए इतना डीपली शेडेड है, ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेयर दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है आउटर और इनर कॉर्टेक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो आउटर कॉर्टेक्स है वहाँ कुछ स्पाइक्यूल्स हैं। स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं? कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट का डिपोजिशन होता है और ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। इसके अलावा जो पूरा जो कॉर्टेक्स एरिया है ये इस ल्यूकुनेटेड है। ल्यूकुनेटेड मतलब यहाँ पर एयर स्पेसेस है बहुत सारा, मतलब बीच बीच में सेल्स जो है वो नहीं है, डेफिशिएंट है। इस टाइप के जो सेल्स होते हैं स्पॉन्जी सेल्स हैं और एयर स्पेसेस हैं, और चूँकि ट्रूली एरेनकाइमेटस नहीं है इसलिए हम लोग इसे ल्यूकुनेटेड कहते हैं। अब इस जो एरिया है कॉर्टेक्स का उसमें कुछ सेल्स ने टेनिन का डिपोजिशन किया है जिन्हें हम लोग टेनिन सेल्स कहते हैं, मतलब उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे टेनिन्स का डिपोजिशन हो चुका है। उसके अलावा जो एयर स्पेसेस है उन्हें ल्यूकुना कहा जाता है। अब इसमें जो कुछ स्क्लेरिड्स भी हम लोग देखते हैं, और स्क्लेरिड्स और जो स्पाइक्यूल्स है दोनों ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, तो ये सभी कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड है। उसके बाद पे हम लोग एंडोडर्मल रीजन देखते हैं। एंडोडर्मल रीजन में ओवल शेप्ड सेल्स हैं और जो वो कंटिन्यूअस है। अच्छा, इसमें स्पेशलाइज फीचर क्या होता है एंडोडर्मिस का कि वे बहुत सारे स्टार्च ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल पूरा स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर है और ये पैचेस में प्रेजेंट होता है जगह जगह। अब नेक्स्ट हम लोग वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसमें आउटर मोस्ट साइड में जस्ट बिलो द पेरीसाइकिल फ्लोएम प्रेजेंट होगा। फ्लोएम के बाद में यहाँ हम लोग कैम्बियम विजुलाइज कर सकते हैं। अब कैम्बियम का प्रेजेंस मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ भी होगा लेटर। यहाँ हम लोग सिर्फ प्राइमरी जो वेस्कुलर बंडल है उसके बारे में ही यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट मेटाजाइलम। कैम्बियम रीजन के जस्ट थोड़े पैरेनकाइमेटस सेल्स के बाद में यहाँ मेटाजाइलम जो कि डिस्टिंग्विश होता है बड़े स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के फॉर्म में, और जो सेंट्रलाइज पोर्शन की तरफ प्रोटोजाइलम होता है। और ये पूरा वेस्कुलर बंडल हमने डिस्कस किया। इसके बाद में नीचे जो सेंट्रलाइज पोर्शन है वह पिथ का है।
पिथ रीजन में भी स्पेशलाइज कंडीशंस है कि यहाँ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ऑयल स्टोरेज होता है, और ये भी ल्यूकोनेट पिथ होता है, मतलब यहाँ पर भी पिथ में भी एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं ताकि उसमें कुछ एयर और मतलब ऑक्सीजन को स्टोर कर सकें और वाटर को भी स्टोर कर सकें। इस टाइप का इनका जो मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ भी स्पाइक्यूल्स होता है क्योंकि इनको भी एक्स्ट्रा मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है उसकी ज़रूरत होती है, और कुछ टेनिन के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे भी सेल्स प्रेजेंट हैं पिथ रीजन में जिसमें टेनिन का डिपोजिशन है। अब ये जो स्पाइक्यूल्स हैं ये एच शेप्ड होते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, ये जैसे एच देख सकते हैं, एच किस तरीके से इस टाइप से एच सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं स्पाइक्यूल्स में भी। ये स्पेशलाइज फीचर्स होता है इन द टीएस ऑफ स्टेम ऑफ राइजोफोरा म्यूकोरनाटा का। अब आउटर कॉर्टेक्स लेक्यूनेट है, इनर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेरिड वाले सेल से बना हुआ है। ये स्पेशलाइज फीचर है, और ये जो स्पाइक्यूल्स है कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो लोअर इनर कॉर्टेक्स है उसमें ग्रुप ऑफ ब्रांच स्क्लेरिड्स प्रेजेंट हैं जो कि एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। एपिडर्मिस एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड है और उसमें स्टार्च ग्रेन्स फिल्ड हैं। ये स्पेशलाइज है, पेरिसाइकिल मल्टी लेयर्ड है और स्क्लेरेनकाइमेटस है। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कॉन्जॉइंट हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक साथ हैं। कोलेटरल हैं, मतलब अगल बगल प्रेजेंट हैं। ओपन है, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है। और एंड आर्च है, मतलब जाइलम जो मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम पेरिफेरल रीजन में, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जाइलम इनर वर्ड्स और फ्लोएम आउटर पेरिफेरल रीजन्स में ये प्रेजेंट है। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है। अब अगर पिथ की बात करें तो स्पेशलाइज ल्यूकोनेट पिथ होता है, और ये फिल्ड विथ टेनिन एंड ऑयल ड्रॉप्स एंड एच से स्पाइक्यूल्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। इस हमने पूरा जो टीएस ऑफ स्टेम ऑफ राइजोफोरा म्यूकोनाटा है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टीएस ऑफ लीफ ऑफ राइजोफोरा। अब हम लोग इस स्लाइड में हम लोग जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वर्टिकल VTS वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ राइजोफोरा के कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस लेयर्स आर थिक वॉल्ड। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ये देखिए ये अपर एपिडर्मिस लेयर यहाँ दिख रहा है और यहाँ लोअर एपिडर्मल लेयर है। दोनों ही थिक वॉल्ड है और दोनों ही थिक क्यूटिकल से बहुत अच्छी तरीके से वो ऊपर से थिक क्यूटिकल उनका प्रेजेंट है। The upper epidermis are larger, contain some rod-shaped and cuboidal crystals of calcium oxalate। जो अपर एपिडर्मिस है वहाँ पर वो बहुत ही मतलब कंपैरेटिवली लोअर एपिडर्मिस उसके सेल्स एनलार्जेज हैं और उसमें बहुत सारा कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल्स है। द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। और वो संकेन है और इनर क्यूटिकुलर रीजन्स में प्रेजेंट है, जैसे हमने पहले डायग्राम में इलाबोरेट करके देखा था। द अपर एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय 3 to 4 लेयर एक्वस टिश्यूज हैविंग लार्ज वॉल एंड फिल्ड विथ वाटर। यहाँ हम लोग कुछ एक्वस टिश्यूज़ को देख सकते हैं। एक्वस टिश्यूज़ मतलब वैसे टिश्यू जो वाटर स्टोरेज करेंगे। और वाटर स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। द सेल्स ऑफ इनर फेस ऑफ एक्वस टिश्यू गिव राइज टू लार्ज इलोंगेटेड म्यूसिलेज सेल्स। अब वो जब बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर स्टोरेज करेंगे तो कुछ ऐसे सेल्स को भी प्रोड्यूस करेंगे जो कि जिसमें म्यूसिलेज के फॉर्म में यानी जेली के फॉर्म में वो स्टोर होगा। तो जहाँ पर एक्वस टिश्यूज़ होंगे उसके आसपास ही म्यूसिलेज सेल्स भी होंगे। इसके नीचे फिर हम लोग पेलिशिएट लेयर को देखते हैं। पेलिशिएट लेयर के बाद में स्पॉन्जी जो टिश्यूज़ है वो मेसोफिल्स के टिश्यूज़ हैं जो दोनों ही क्लोरेनकाइमेटस होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उससे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। हाइपोडर्मल लेयर जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। यहाँ जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है यहाँ इसे हाइपोडर्मिस भी कहा गया है। उसके नीचे कुछ और भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, नॉट क्लोरेनकाइमेटस। वे सभी हाइपोडर्मिस सेल्स के पार्ट हैं जो कि लोअर एपिडर्मिस के जस्ट बिलो रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें हाइपोडर्मल रीजन भी कहा गया है। अब जो सिंगल लेयर ऑफ एक्वस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मल रीजन ऑफ अपर एपिडर्मिस। अब इसमें लीफ के स्पेशलिटी क्या है कि अपर एपिडर्मिस का हाइपोडर्मल रीजन यानी हाइपोडर्मल रीजन कहाँ होता है, बिलो द एपिडर्मिस। उस रीजन में सिंगल लेयर्ड एक्वस टिश्यूज प्रेजेंट है जिसके जो कि उसके नीचे म्यूसिलेज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और लोअर जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं उसके ऊपर में स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं।
और देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक डॉट्स कॉर्की वॉट्स आर प्रेजेंट इन द बोथ द सरफेस, दीज आर मेड अप ऑफ कॉर्क सेल्स। अच्छा, इसका जो लीफ होता है, इसके जो लीव्स होते हैं उसके आउटर एरिया में हम लोग कॉर्की वॉट्स को देख सकते हैं, क्योंकि वे कॉर्क सेल्स, इसमें बहुत सारे कॉर्क सेल्स का भी जगह जगह पर स्कैटर्ड फॉर्म में फॉर्मेशन होता है इन द लीफ ऑफ राइजोफोरा म्यूकोनाटा। अब नेक्स्ट हम लोग टीएस ऑफ न्यूमेटोफोर्स ऑफ सोनेरिटा एपेलेनेटा। अब सोनेरिटा एपेलेनेटा एक हाइलोफाइटिक प्लांट है जिसके हम लोग टीएस ऑफ न्यूमेटोफोर्स यानी जो ब्रीथिंग रूट्स है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब चलिए कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस करते हैं। द आउटर मोस्ट जोन इज मेड अप ऑफ फ्यू कॉर्क लेयर। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पेरिडर्म का फॉर्मेशन हुआ है, और पेरिडर्म के फॉर्मेशन से जो कॉर्क होता है, कॉर्क लेयर, उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम के ऊपर में पूरा जो पेरिडर्मल कॉर्क टिश्यूज़ है वो इनर मिडिल ये सभी लेयर्स का, और लेंटी सेल्स का फॉर्मेशन भी यहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ये किस तरीके के हैं? कॉर्क लेयर्स विच आर सेपरेटेड बाय क्लोरेनकाइमेटस सेपरेटिंग लेयर्स। बीच बीच में क्लोरेनकाइमेटस लेयर्स हैं ताकि वे फोटोसिंथेसिस कर सकें। Each cork layer is 3-celled thick, that is outer cork layer, inner cork layer. These cork layers are also called cork lamella. अब क्या है, इसमें जो कॉर्क लेयर्स हैं वो कॉर्क सेल्स हैं वो लेयर्स में, बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट है। These layers possesses a large number of lenticels for the purpose of gaseous exchange. यहाँ भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि न्यूमेटोफोर्स में बहुत सारे लेंटिसेल्स होते हैं ताकि वे गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म कर सकें। द कॉर्टेक्स इज लैक्यूनेट। जो कॉर्टिकल रीजन होगा वो एयर स्पेसेस वहाँ पर होंगे बहुत सारे, इसलिए, और उसके बीच बीच में स्टीलेट सेल्स होंगे। और स्टीलेट सेल्स क्यों होंगे, और स्पाइक्यूल्स भी होंगे। ये दोनों मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे जो हमारा न्यूमेटोफोर्स है इन्हें। द लार्ज नंबर ऑफ मल्टी रेडिएट स्क्लेरिड्स अकर सिंगली और इन द ग्रुप इन द रीजन ऑफ कॉर्टेक्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट। In addition, proximal end of the root possesses slightly curved and lignified spicules in the cortex and provide mechanical strength. इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारे जो मॉडिफिकेशंस हैं वो होते हैं। एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड। अब अगर एंडोडर्मल रीजन की बात करें, यहाँ पे एंडोडर्मल रीजन की, तो ये सिंगल लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड के अलावा पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ आइसोलेटेड पैचेस ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स कैपिंग द फ्लोएम। अब इसमें क्या है, जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ पेरिसाइकिल लेयर है, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, ये पैचेस के फॉर्म में है। और ये जो यहाँ पर जो फ्लोएम है, उस फ्लोएम के ऊपर में जस्ट लाइक कैप के जैसा, मतलब जस्ट फ्लोएम के रीजन के ऊपर प्रेजेंट है। द पिथ इज पैरेन्काइमेटस। द स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन पिथ रीजन एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द रूट। अब प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है, जो लैंड के पार्ट में जो बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ पार्ट है, दैट इज प्रॉक्सिमल। और ऊपर के रीजन में जो खूंटी के सबसे टॉप मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होंगे, जो रीजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड डिस्टल। अब इसलिए इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बेसिस पे यहाँ पर टिश्यूज़ के स्पेशलाइज फीचर्स को भी यहाँ दिखाया गया है। अब इसमें कैम्बियम रीजन भी न्यूमेटोफोर्स में प्रेजेंट है। यहाँ हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कैम्बियम रीजन्स को। अब कैम्बियम रीजन के ऊपर में सेकेंडरी फ्लोएम और जस्ट बिलो सेकेंडरी जाइलम, और उसके भी पिथ के करीब में प्राइमरी जाइलम हम लोग देख सकते हैं। और कैम्बियम के जस्ट ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम, और उसके ऊपर प्राइमरी फ्लोएम हम लोग देखते हैं। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। हमने देखा कॉन्जॉइंट है, जाइलम फ्लोएम एक संग है, कोलेटरल है, अगल बगल ही है, और ओपन है यानी उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। दीज आर अरेंज इन रिंग रिजेंबलिंग नॉर्मल डाइकॉट स्टेम्स। अब इनमें जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट नॉर्मल डाइकॉट स्टेम के जैसा ही होता है, रिंग फॉर्म में। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ रिंग ऑफ कैम्बियम। और ये जैसे नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं उसी तरीके से ये सेकेंडरी ग्रोथ भी ये विजुअलाइज कराते हैं। अब इस जो टॉपिक में इसमें जो भी हेलोफाइटिक
थे। हमने हेलोफाइटिक प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए देखा, उनके एडाप्टेशंस को देखा, और ये हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। अब हमारे संग बने रहने के लिए और वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।